हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। कल हमने पढ़े थे तत्व और यौगिक के बारे में और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के बारे में। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट्स हो गया और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, H2O बनाता है। ये क्या है? ये एलिमेंट्स है, मतलब ये तत्व है, और ये क्या है, यौगिक है। तो जो एलिमेंट्स जिन नियमों की सहायता से अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं उनको रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम किन्हें कहते हैं? तो रासायनिक संयोजन मतलब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। मैं परिभाषा लिख देता हूं। रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती हो, जिन नियमों का पालन करती है उन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। मीन्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होता है कि देखो, वापस बता देता हूं कि तत्व जब आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये जिस नियम की सहायता से इसका निर्माण करते हैं उन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। अब बात करते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। जो रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड होता है स्थिर अनुपात का नियम। थर्ड होता है गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ होता है तुल्य, या कई कौन सी बुकों में इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं, तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और पांचवा होता है गैर-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम। गैर-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, तो ये रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो नियम पढ़ेंगे, केवल 2 नियम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। बाकी नियम जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। पहला नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नियम सबसे पहले बात करते हैं कि ये नियम किसने दिया था। तो ये जो नियम दिया था, ये नियम दिया था, इसके अंदर कुछ पॉइंट लिख देते हैं। ये जो नियम दिया था, ये नियम दिया था, ये नियम 1774 में लेवोजियन ने दिया। ये नियम किसने दिया और कब दिया? तो ये नियम दिया था 1774 में लेवोजियन ने दिया था। और ये नियम क्या कहता है? इन्होंने बताया था कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि इन्होंने क्या बताया था कि इस नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान मतलब पदार्थ क्या हो गया? यहाँ पर अभिकर्मक हो गए। पदार्थों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। मतलब इसका क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मतलब पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो रासायनिक संयोजन का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को अपन न तो बना सकते हैं और न नष्ट कर सकते हैं, केवल द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। द्रव्यमान का मतलब ही पदार्थ होता है, द्रव्य होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल की तरह इसकी समझते हैं। मैं ये ऊपर वाले मिटा देता हूं। जैसे देखो, जैसे जल कैसे बनता है? तो जल का निर्माण कीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनते हैं? H2O बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? जल बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, तो ये हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है और यहाँ पर परमाणु 2 है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो 2 ग्राम है। और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ ले टोटल तो कितना हो गया? 18 ग्राम। और ये क्या है? अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। उत्पाद में कितना? हाइड्रोजन के कितने? 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का कितना? 16 ग्राम है। तो टोटल कितना बन रहा है? 18 ग्राम बन रहा है। ठीक है, मतलब कि जितना द्रव्यमान भाग ले रहा था उतना ही बन रहा है। मतलब द्रव्यमान का केवल एक इस रूप से इस रूप में रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है, कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का 16 ग्राम होता है, तो 2 परमाणु कितना हो जाएगा? जस्ट डबल 32, मतलब कितना हो गया? 44 ग्राम। इस प्रकार इसमें कार्बन का कितना? उत्पाद में क्या बन रहा है? कार्बन CO2 बन रहा है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, मतलब कि 44 ग्राम। मतलब 44 ग्राम द्रव्यमान ने भाग लिया और 44 ग्राम द्रव्यमान ही बने। ठीक है, तो ये हो गया रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम बात करते हैं सेकंड नियम की, स्थिर अनुपात नियम की।
ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। अब सेकंड जो नियम पढ़ते हैं वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम की बात करते तो ये नियम दिया था, ये नियम किसने दिया? ये जो नियम दिया था, ये नियम दिया था ये नियम 1799 में वैज्ञानिक प्राउड ने दिया। ये नियम किसने दिया? वैज्ञानिक प्राउड ने दिया। और इस नियम के बारे में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मतलब किसी भी यौगिक में जो उसके घटक होते हैं, मतलब जो उसके परमाणु होते हैं, उनका जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर होता है, चाहे फिर हम उस यौगिक को कहीं से भी प्राप्त करें, ये किसी भी विधि से बनाए। मैं इसको लिख देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इस नियमानुसार किसी भी यौगिक के घटक का मतलब क्या होगा? परमाणु। घटकों यानी परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। सदैव स्थिर रहता है, चाहे यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। क्या कहा उन्होंने? कि किसी भी यौगिक के घटक के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है सदैव स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। जैसे देखो, हमने जैसे जल का देखा था, ये देखो H2O, H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है? H2 बन रहा है। ठीक है, ये जल है। जल के अंदर इसमें बात करता हूँ, जल के अणु के हाइड्रोजन के इसका द्रव्यमान का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है द्रव्यमान का? तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो इसका द्रव्यमान 2 हो गया। ये रेशियो का चिन्ह लगा दिया, मतलब अनुपात का चिन्ह लगा दिया, 2 टिप किया। और ये ऑक्सीजन का हो गया 16। तो इसका अनुपात की बात करते हैं, इसको सरल लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा 1:8। मतलब H2O का जो रेशियो होता है, इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो होता है 1:8। अब मतलब आप है ना इस जल को कैसे भी प्राप्त करो, चाहे आपके घर में जो आप पानी पीते हो, चाहे आप नदी में जो पानी देखते हो, चाहे आप समुद्र में जो पानी देखते हो, उनमें जो जल के अणुओं का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो 1:8 होगा। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको CO2 का बताया था कि C प्लस O2 से क्या बन रहा था? CO2 बन रहा था। ठीक है, तो इसमें भी CO2 के अंदर भी देखें तो CO2 का कितना होगा? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना? 1 होता 16, 2 होता 32। मतलब एक बार मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ CO2 का कि ये C/O, ये क्या कितना है? 12, ये अनुपात 32। इसको आप सरल कर सकते हो, ये 4 से कट रहा है, तो 4 से कटने के बाद में क्या जाएगा? 3:8। मतलब कि आप CO2 को कैसे भी प्राप्त करो तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 3:8 होगा। ठीक है, तो आप इसको उतार लेना। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और अगले जो 3 नियम है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और जो पार्ट आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसको आपको रिप्लाई करूंगा या नई वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।